नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रही हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दिखी हिंसा का असर आज भी देखने को मिला। बहराइच के कई इलाकों में हालात बेकाबू होते दिखे। सैकड़ों लोगों ने अस्पतालों, शोरूम्स और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। हालात इतने गंभीर हो गए कि एसटीएफ चीफ और लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, जब वे नहीं माने तो हाथ में पिस्टल लेकर उन्हें खदेड़ा। तनाव के चलते हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। अघोषित कर्फ्यू के हालात हैं। हालांकि अब हिंसा पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तनाव बना हुआ है। ये बवाल रविवार को शुरू हुआ था, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हुआ। पथराव के साथ 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग भी हुई और एक शख्स की मौत हो गई। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बहराइच से आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा पूरे ज़िले में बढ़ती जा रही है और इसका आलम यह है कि अलग अलग चौराहों पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर हंगामा कर रहे हैं। रामपुरवा चौराहे का बोर्ड है, उस बोर्ड के ठीक नीचे देखिए एक गाड़ी को वहां जलाया गया है। उस गाड़ी को जलाने के बाद जो भीड़ थी, उस भीड़ ने इस चौराहे पर भी आगजनी की। और मैं पीछे ज़रा एक तस्वीर आपको दिखाऊँगा, जिस तस्वीर में आप देखिए कि एक बाइक यहाँ पर जली हुई दिखाई दे रही है। यहाँ साफ तौर पर ये बाइक पूरी जल कर ख़त्म हो चुकी है। और इस बाइक के अलावा अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो यहाँ देखिए पुलिस के तमाम सारे लोग जो खड़े हैं, ये सब लोग खड़े हैं। और यहाँ जो आगजनी हुई थी रोड के बीचों बीच, यहाँ पर भी आगजनी की गई। पीछे जो फायर ब्रिगेड खड़ी है, यहाँ भी आप देखिए कि यहाँ भी एक बाइक को फूंका गया। और इस वक्त भी रोड पर आगे की तरफ जो लड़के हैं वो भीड़ लगा करके खड़े हैं। पुलिस की कोशिश है लोगों को तितर बितर करने की। और इस तरह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इस चौराहे पर 4 बाइक और एक कार मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि एक बाइक यहाँ सामने है और एक बाइक आपको यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो सिर्फ रामपुरवा चौराहे पर 4 बाइक, इसके अलावा महाराजगंज और महाराजगंज के अलावा राजी चौराहा और अलग अलग जो यहाँ इलाके हैं, इन इलाकों में देखिए किस तरह से जो भीड़ है। सामने जो लड़के दिखाई दे रहे हैं, ये लड़के यहाँ पे पुलिस को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। और ये बिल्कुल ताज़ा थोड़ी देर पहले ही ये आगजनी की गई है, जहाँ पर इस चौराहे पर पुलिस फोर्सेस की मौजूदगी में लोग इस तरह से हंगामा कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड है, पीएसी है, पुलिस है, बावजूद उसके इस तरह से लोग तोड़फोड़ और हिंसा कर रहे हैं। और ये आलम है रामपुरवा चौराहे का। हम यहाँ से चलेंगे आगे, कुछ और जगहों पर ज़रा देखेंगे कि हालात क्या है। लेकिन बहराइच ज़िले में आलम यह है कि एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ हिंसा करने वाले वो लोग जो कि सुबह से ही ज़िले में अलग अलग जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते चलूँ। देखिए पुलिस लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, पीछे हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग हैं जो एक गली से घुसते हैं और दूसरी गली से फिर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर के फिर से हंगामा करते हैं। तो इस तरह से लोग मीडिया को भी चुनौती दे रहे हैं, पुलिस को भी चुनौती दे रहे हैं और साफ साफ प्रशासन को भी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बहराइच से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। और बहराइच हिंसा को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। सरकार और प्रशासन की इसे नाकामी बताया और कहा कि सरकार को न्याय करना चाहिए। आपको सुनाते उन्होंने क्या कहा। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। इधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में इस वक्त जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की तलवार से काटकर हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हुआ। इधर आरोपी कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर भी लोगों ने जमकर आगजनी की। हालात संभालने पहुंचे एसडीएम भी मुश्किल में फंस गए और भीड़ ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने किसी तरह उन्हें बचाकर निकाला। तनाव के हालात को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने थाने का भी घेराव कर लिया।
सूरजपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक कोतवाली थाने में पदस्थ एक हेड कांस्टेबल की पत्नी और उसकी नाबालिग बच्ची को अगवा करके शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जहां पर हत्यारा जो है वो जिला बदर का आरोपी है, जिससे लोग परेशान है। वही पुलिस के लिए भी वो सरदर्द बन गया है। घटना की शुरुआत कल रात से हुई, जहां पर एक बिरयानी की दुकान में एक आरक्षक वो बिरयानी लेने गया हुआ था, जहां पर उसने जो आरोपी है उसने उसके ऊपर तेल डाल दिया। उसके बाद जब पुलिस उसको पतासाजी करने के लिए, उसको खोजने के लिए टीम बना रही थी, इसी दौरान जब पुलिस उसको सड़कों पर खोज रही थी तो वो जो हेड कांस्टेबल तालिब शेख है, उनकी पत्नी और नाबालिग बच्ची को अगवा करके लगभग शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर उसकी निर्ममता से हत्या कर देता है और फरार हो जाता है। जिसके बाद से उनकी पतासाजी की जाती है और सुबह गांव में कीड़ा गांव में लगभग उनकी खेत के अगल बगल में उनकी लाशें मिलती हैं। तब से जहां घटना को लेकर जो सूरजपुर शहर है उसमें काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कोतवाली थाना है, जहां पर लोगों ने कोतवाली थाने को घेर रखा है। लगभग करीब 4 से 5 घंटे से कोतवाली थाने को घेराव कर रखा है। वहीं पर आप ये मैं इधर दिखाना चाहूंगा, इसके ठीक सामने इधर जो आरोपी कुलदीप साहू है उसका घर है, जहां पर आक्रोशित लोगों ने उसके घर में भी काफी तोड़फोड़ की है और घर में आगजनी तक कर दी है। अब ऐसे में जो पुलिस है, पुलिस के लिए ये काफी चुनौती है कि अपराधी को पकड़ना एक चुनौती है, वहीं जो आम लोगों के गुस्सा है उसको भी शांत करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। और अब आइए बात करते हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की। इस मामले में तीनों आरोपी धर्मराज, गुरमैल और शिवा जिस मकान में किराए पर रह रहे थे, वहां के लोगों का कहना है कि तीनों ही रात में बाइक पर बैठकर निकल जाया करते थे। 1 से 1.5 महीने से यहाँ रह रहे थे और क्या कुछ अहम जानकारियां उन्होंने दी, पारस धामा की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में लगातार नई जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में जो तीनों आरोपी हैं, उन्होंने 2 सितंबर को मुंबई के कुर्ला इलाके में एक चौल में एक मकान भाड़े पर लिया था, जिसका किराया 14,000 रुपये था। और यहीं कुर्ला इलाके से वो लगातार बांद्रा जाते थे और बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के ऑफिस की रेकी करते थे। पूरी दिनचर्या बाबा सिद्दीकी की क्या होती थी उसके बारे में मालूमात करते थे। 1 महीने तक लगातार ये सिलसिला चला और उसके बाद परसों रात 9:30 बजे इन 3 आरोपियों ने एक अन्य और आरोपी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जहां पर ये तीनों आरोपी रहते थे वो एक छोटा सा 10 बाय 10 का मकान है, जो कि कुर्ला की एक चौल में स्थित है। अगर आप देखें तो घर जो है वो पूर्ण तरीके से अस्त व्यस्त दिख रहा है। यहाँ पर लोगों की चप्पलें हैं, जो बेड्स हैं वो आप देख सकते हैं, साथ ही साथ जो कपड़े हैं वो वैसे के वैसे यहाँ पड़े हुए हैं। साथ ही अगर आप देखें तो कहीं भी आपको कोई बर्तन नहीं दिखेगा। मतलब ये लोग यहाँ पर रहते ज़रूर थे, मगर कहीं ना कहीं बाहर रहते थे, सिर्फ सोने के लिए आते हो उस तरीके का प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ कुछ ही देर पहले क्राइम ब्रांच के जो पुलिस हैं वो यहाँ पहुँची थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की जो यूनिट है, उनके अधिकारी है वो यहाँ पर तफ्तीश करके गए हैं। साथ ही साथ जो अगर आप देखें पूरा घर तो बेहद छोटा घर है। आसपास जो है वो पूरा जो इलाका है वो बेहद सकड़ा है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ये तीनों जो हैं इस तरीके के होंगे और इस तरीके की वारदात को अंजाम देंगे। इस पूरे मामले में बहुत सारी परतें जो हैं वो अभी खुलना बाकी हैं। वहीं एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस पूरे मामले में सामने आई है कि रेकी के लिए ये लोग बाइक के साथ साथ रिक्शा का भी इस्तेमाल करते थे। वहीं जब ये पूरा हादसा हुआ उस समय वे रिक्शा में गए थे तीनों अपराधी और वहाँ जाकर इस पूरे वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था। और दिवाली पर दिल्ली वाले पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा जारी किए गए पत्र के मुताबिक वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31A के तहत दिल्ली के एनसीटी में विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित और सभी प्रकार के पटाखों को फोड़ने पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल रंजन। दिवाली अब दूर नहीं है और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पटाखों पर बैन जो है उसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का यह जो कदम है वो पटाखों से जो होने वाले प्रदूषण है उनके रोकथाम के लिए किया गया है। यानी अब
कोई भी दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक पटाखे नहीं जला सकता। और जलाना ही नहीं, सरकार ने जो पटाखे की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्टोरेज है, बिक्री है, सभी पर एक तरह से जो है एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। और ये पाबंदी जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है उन पे भी लागू होगी, यानी पटाखे ना आपको मार्केट में मिलेंगे और ना ही आपके फोन या लैपटॉप पर आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वहां भी आपको नहीं मिलेंगे। दिल्ली सरकार का ये जो फैसला है इसकी सितंबर के महीने में इसकी एडवांस घोषणा कर दी गई थी हालांकि, और सरकार का जो ये मानना है कि ठंडी के मौसम में प्रदूषण का स्तर अपने आप बढ़ा रहता है और पटाखे जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बढ़ोतरी में एक खतरनाक योगदान देते हैं। दिल्ली सरकार के जो मंत्री है गोपाल राय, उन्होंने इस बैन की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का जो 21 बिंदु वाला जो विंटर एक्शन प्लान है, पटाखों पर बैन उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और साल 2017 से ही दिल्ली में पटाखों पर एक बैन लगा हुआ है। हालांकि उसके एक साल बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रीन पटाखे हैं उनको एक्सेप्शन दिया था, लेकिन उसके 2 साल बाद यानी साल 2020 में दिल्ली सरकार ने जो है उस एक्सेप्शन को खत्म कर दिया और हर तरह के जो पटाखे हैं उनकी खरीद, बिक्री और इस्तेमाल पर जो है बैन लगा दिया। और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो प्रदूषण पर एक सख्त रुख अपना रही है। आज मंत्री गोपाल राय ने पीतमपुरा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे एक बिल्डर पर 50,000 का जुर्माना इसलिए लगवाया क्योंकि बिल्डर जो है वो एंटी डस्ट नियम जो है उनका उल्लंघन करता हुआ पाया गया। यानी सरकार जो है वो सर्दियों से पहले प्रदूषण के रोकथाम के लिए एक्शन में दिख रही है। नई दिल्ली से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और भाई आपको दिखाते हैं किस तरह से भोपाल में एनजीटी के आदेशों का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। सड़कों के किनारे होटल, रेस्टोरेंट के बाहर सुलगती भट्ठी, तंदूर, धुआं उगल रहे हैं, जिससे न सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि सेहत के लिए भी ये खतरनाक है। जहांगीराबाद भट्ठी गैर कानूनी, बुधवारा भट्ठी गैर कानूनी, एमपी नगर भट्ठी गैर कानूनी, जिंसी चौराहा भट्ठी गैर कानूनी। भोपाल के हजारों होटलों और रेस्टोरेंट के तंदूर में साल भर पहले दिया एनजीटी का आदेश राख में तब्दील हो रहा है। अक्टूबर 2023 में एनजीटी ने कहा था खुले में कोयले लकड़ी का तंदूर नहीं जलेगा। फिर 2 महीने में 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट और होटल के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन फिर कार्रवाई की आग ठंडी पड़ गई और तंदूर सुलग गए। ARAI पुणे की रिसर्च के मुताबिक भोपाल में धूल प्रदूषण बढ़ाने में सबसे ज्यादा 62.2% जिम्मेदार है, जबकि परिवहन से 13% तक प्रदूषण फैल रहा है। कंस्ट्रक्शन से करीब 12.1% प्रदूषण बढ़ता है। खुले में कचरा जलाना 2.9% तक वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। अधिकांश केसेस में जो है वो लकड़ी के या पत्थर के कोयले उपयोग में लाए जाते हैं। इनको जलाने से ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन से हो गई? यदि कम मात्रा में ऑक्सीजन है तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, मीथेन गैस बनती है इससे, और डाईऑक्सेन बनती है गोबर के कंडों से। लगभग सभी अवयव ऐसे होते हैं कि कम ऑक्सीजन में आपको चक्कर आ सकता है, लेकिन यदि ज़्यादा मात्रा यूज़ होती है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये तो हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें हैं। लेकिन जो आपने कहा कि वायुमंडलीय इनके लिए क्या नुकसान हो रहा है, ये सीधे तौर पर ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाते हैं और जलवायु परिवर्तन का या ग्लोबल वार्मिंग का सीधा कारण होते हैं। मॉनसून की विदाई के साथ शहर में एयर क्वालिटी 138 तक पहुंचने लगी है। हवा की सेहत सुधारने के लिए भोपाल नगर निगम ने 2020 से 2023 तक 178 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। निगम अब फिर कार्रवाई की बात कर रहा है। एनजीटी का ये निर्देश है कि जो कोयले या ये सब जो भी हैं, ये फ्यूल्स हैं, इनसे कोई भी भट्टी नहीं जलनी चाहिए, जो तंदूर की भट्टियाँ जनरली जलती हैं, और इलेक्ट्रिक तंदूर वगैरह का यूज़ होना चाहिए जिससे पॉल्यूशन ना हो। तो नगर निगम समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी करता रहता है जहाँ पे जैसी भी शिकायत मिलती है, और आगे भी हम इस कार्रवाई को जारी रखेंगे। नगर निगम कार्रवाई की बात जरूर करता है, लेकिन सड़कों के किनारे जल रही तंदूर भट्टियां निगम की कार्रवाई को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आती हैं। 1 साल बाद भी आज भी सवाल वही है कि आखिर एनजीटी के आदेश पर अमल कब होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और उससे पहले शिंदे सरकार का मास्टर स्ट्रोक सामने आया है। बड़ी राहत दी है छोटे वाहन चालकों को। मुंबई में प्रवेश के जो 5 टोल नाके हैं वहां पर छोटे वाहनों के लिए इसे टोल फ्री कर दिया गया है। ये नियम आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले इसे महायुति सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हल्के मोटर वाहनों से 45 रुपये टोल वसूला जाता है और इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई में प्रवेश करने के ये 5 टोल बूथ हैं: वाशी, दहिसर, मुलुंड LBS रोड, मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एरोली। विधानसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जहां मुंबई में एंट्री करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूरी टोल की माफ़ी करने की घोषणा की गई है और आज रात 12 बजे से ये फैसला लागू कर दिया जाएगा। जो छोटी गाड़ियां हैं जिसमें कार और टेम्पो जैसे वाहनें शामिल हैं, उनसे अब कोई टोल वसूला नहीं जाएगा। महज जो बड़ी और भारी वाहनें हैं उनके लिए ये नियम जो है वो लागू नहीं होगा। इस घोषणा के बाद जो छोटे वाहन चालक सभी 5 टोल बूथों पर कोई टोल नहीं देंगे और मुंबई के जो 5 प्रमुख एंट्री पॉइंट्स हैं, जिसमें दहिसर टोल नाका, आनंद नगर टोल नाका, वैशाली टोल नाका, मुलुंड टोल नाका जहां पर हम मौजूद हैं और एरोली क्रीक ब्रिज, इन तमाम 5 जो टोल बूथ हैं यहाँ से कोई पैसे, कोई शुल्क लोगों से नहीं लिए जाएंगे। और ऐसे में एक और जहाँ मनसे इस पूरे निर्णय को लेकर ज़ोरदार जश्न मना रही है और इसका पूरा श्रेय अपने आप को दे रही है, क्योंकि मनसे और दूसरी और आदित्य ठाकरे की शिवसेना दोनों ने ही लगातार मुंबई के सभी टोल नाकों पर छोटे वाहनों के लिए टोल माफ़ी की मांग की थी। और अब आज के अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में एकनाथ शिंदे की सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है, जिससे मुंबई करों के और आसपास के जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके लिए सहूलियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस पूरे निर्णय में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो नौकरी पेशा लोग हैं, ऐसे लोग जो अपने काम के लिए, किसी क्रिया करने के लिए वो जब मुंबई आते हैं, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सहूलियत के तौर पर देखा जा रहा है। मुलुंड टोल नाका से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।